दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए मलयालम इंडस्ट्री का एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे जितेंद्रन नाम का एक बंदा फेसबुक पे लाइव आके खुद को गोली मार लेता है, पर मरने से पहले वो फेसबुक लाइव पे ये बताता है कि अभी वो जिस जगह पे बैठा है 40 साल पहले इसी जगह पे उसने एक 18 साल की लड़की को दफनाया था। पर इस पूरे काम में वो सिर्फ अकेला नहीं था और दो लोग भी थे। वो उन दोनों का भी नाम लेता है और फिर खुद को ही गोली मार के मर जाता है। तो दोस्तों आगे इस केस को पुलिस किस तरह से सॉल्व करती है और हर कड़ी को जोड़ के अंत में असली खूनी तक वो कैसे पहुंचती है, ये देखने लायक है। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो का क्लाइमैक्स आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलके इस मूवी को देखते हैं। मूवी के शुरुआत में हम इंस्पेक्टर विवेक को देखते हैं। वो हाल ही में एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप से 15 लाख रुपए जीते हैं और जैसे ही ये बात लीक हुआ पूरा मीडिया पुलिस डिपार्टमेंट को क्रिटिसाइज करने लगा कि अगर पुलिस वाला खुद सट्टा खेलेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, जिसके चलते पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत प्रेशर में आ जाता है और इंस्पेक्टर विवेक को मल्लकप्पर नाम के एक जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर कुछ दिन बाद हम राजेंद्रन नाम के एक बंदे को देखते हैं। वो एक कार बुक करके सीधा मल्लकप्पर के लिए निकल जाता है और फिर हम देखते हैं वो मल्लकप्पर पहुंच के सीधा एक सुनसान जंगल एरिया में जाता है। फिर वो ड्राइवर को गाड़ी में ही रुकने के लिए कह के खुद जंगल के अंदर चला जाता है और फिर वो एक बड़ा सा पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फेसबुक पे लाइव आके बताता है कि 1985 में विंसेंट जो अभी एलाइस ज्वेलरी का मालिक है, वो, मैं और फ्रांसिस नाम का एक बंदा, हम तीनों ने मिलके इसी पेड़ के नीचे एक 18 साल की लड़की को दफनाया था। दरअसल मुझे ये पता ही नहीं है कि वो लड़की कौन थी और कहां से आई थी, पर उस रात उस बेचारी को मरना पड़ा था। मैं बस मरने से पहले ये जुर्म कबूल करना चाहता था। पर राजेंद्रन इसके आगे और कुछ नहीं बताता है। फिर हम एक गोली चलने की आवाज सुनते हैं। फिर ड्राइवर भी ये आवाज सुन के राजेंद्रन की तरफ भाग के आता है तो वो देखता है राजेंद्रन ने खुद को ही गोली मार लिया है। फिर ड्राइवर इसके बारे में पुलिस को बताता है और थोड़ी देर बाद विवेक सर यहाँ पे आ जाते हैं और क्योंकि राजेंद्रन फेसबुक लाइव के दौरान मरा था इसीलिए बहुत सारे मीडिया भी यहाँ पे आ गए होते हैं और सभी न्यूज चैनल पे इसे ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाया जाता है। तो मजबूरन इस क्राइम स्पॉट पे DYSP और SP को भी आना पड़ता है। फिर राजेंद्रन के लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और जैसे कि उसने कहा था यहाँ पे एक लड़की की लाश को दफनाया गया है तो उसे वेरीफाई करने के लिए इस जगह की खुदाई की जाती है और अंत में पुलिस को यहाँ से एक कंकाल मिलता है और विवेक सर को उस कंकाल के पास से एक पायल भी मिलता है। फिर डॉक्टर जांच करके बताते हैं कि ये कंकाल किसी लड़की की है और अब पुलिस को ये पता करना है कि ये कंकाल किस लड़की की है। फिर विवेक सर 1985 में इनके डिस्ट्रिक्ट में जो भी लड़की की मिसिंग केस फाइल किया गया था और जहां पे लड़की की एज 18 से 20 साल के बीच में था वो उन सभी फाइल को बाहर निकालते हैं और एक एक करके पर्सनली उन सभी के घर जाते हैं और उन्हें वो पायल दिखाते हैं। पर कोई भी फैमिली उस पायल को पहचान नहीं पाती है। मतलब जो कंकाल इन्हें मिला है वो उन मिसिंग लड़कियों में से किसी की भी नहीं है। इसी बीच एक सब इंस्पेक्टर कहता है सर हम सिर्फ 1985 की मिसिंग केसेस को स्टडी कर रहे हैं, हमें एक बार 1985 में की गई फ्रॉड केसेस को भी स्टडी करना चाहिए। हो सकता है जिस एज ग्रुप की लड़की को हम ढूंढ रहे हैं उसी एज ग्रुप की कोई लड़की उस टाइम कोई फ्रॉड करके भाग गई हो। तो सब इंस्पेक्टर की ये बात सुन के विवेक सर पहले तो मना करते हैं और बाद में कहते हैं चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिसे हम इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा सकें। तो सब इंस्पेक्टर इस काम पे लग जाता है और दूसरी तरफ विवेक सर विंसेंट को पुलिस स्टेशन में बुला के उससे पूछताछ करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चलिए हम थोड़ा सा विंसेंट के बचपन के बारे में जान लेते हैं। विंसेंट का बचपन कुछ खास नहीं था। वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। उसके पापा ने उन दोनों को छोड़ दिया था, पर इसे पढ़ने का बहुत शौक था। तो इसी बात को देखते हुए उस टाइम वहाँ का एक बिशप
इसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं। तो चलिए हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। तो विवेक सर विंसेंट से कहते हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि 1985 में आप एक बिशप के साथ इसी मलक्कपुरम में रहते थे। आप उस टाइम जिस जगह पे रहते थे वो जगह हमें जहाँ से वो कंकाल मिला है वहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो विंसेंट कहते हैं, वो बिशप मेरे पिता के समान थे। उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई तब मैं उनकी सेवा करना चाहा और उनके मरने तक मैं उनके साथ ही था। और हाँ, मुझे सच में पता नहीं है कि ये राजेंद्रन कौन है और वो मरने से पहले मेरा नाम क्यों लिया। फिर विंसेंट यहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं इन्हें 1985 में की गई एक फ्रॉड केस मिल जाता है, जहाँ पे चंद्रप्पन नाम का एक बंदा एक लड़की के खिलाफ फ्रॉड केस किया था और वो लड़की तब से फ्रॉड करके गायब है। फिर विवेक सर एफआईआर से चंद्रन का एड्रेस नोट कर लेते हैं, पर जब वो उस एड्रेस में जाते हैं वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर थोड़ा पूछताछ के बाद उन्हें पता चल जाता है कि चंद्रप्पन अभी कहाँ पे रह रहा है, पर अभी वो 1 नंबर का शराबी बन चुका है। इसीलिए विवेक सर जब उससे मिलने जाते हैं अपने साथ एक दारू की बोतल भी ले जाते हैं। फिर चंद्रप्पन दारू पीते पीते इन्हें बताता है कि 1985 में वो प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम करता था और वो फिल्म शूटिंग के दौरान जूनियर आर्टिस्ट भी प्रोवाइड किया करता था। फिर विवेक सर कहते हैं, मुझे बस इतना जानना था कि तुमने 1985 में एक लड़की के खिलाफ फ्रॉड केस किया था। दरअसल उस टाइम हुआ क्या था और वो लड़की कौन थी? तो चंद्रप्पन कहता है, 1985 में मेगास्टार मामूटी काथोरू कादुरम नाम की एक मूवी में काम कर रहे थे। तो उसी मूवी के गाने की शूटिंग के दौरान मैं जूनियर आर्टिस्ट प्रोवाइड कर रहा था और उन बहुत सारे आर्टिस्ट में से वो लड़की भी एक थी। दरअसल उसे मामूटी से मिलना था, वो उनकी बहुत बड़ी फैन थी। दरअसल उस टाइम सभी लड़कियां मामूटी के पीछे पागल थे, पर वो अचानक से बिना बताए आधी शूटिंग के बाद ही कहीं चली गई, जिसके चलते मुझे डायरेक्टर से बहुत डांट भी सुनना पड़ा था। तो विवेक सर कहते हैं, क्या तुम्हारे पास उस लड़की की कोई फोटो है? तो चंद्रप्पन कहता है, सर फोटो की क्या जरूरत है। फिर वो काथोरू कादुरम मूवी का एक सॉन्ग प्ले करता है जिसका नाम था देवदूतो पाड़ी और विवेक सर को कहता है, सर इस गाने में आपको जो ये लड़की दिख रही है ना, ये लड़की वही है और इसका नाम रेखा है। वो इसी गाने की शूटिंग के दौरान गायब हो गई थी, पर उसे इस गाने की शुरुआत में आज भी देखी जा सकती है। तो यहाँ से विवेक सर को एक लड़की की नाम और चेहरा मिल जाता है, पर अभी भी उन्हें ये पता नहीं है कि क्या ये लड़की वही है जिसकी कंकाल उन्हें मिला है या फिर ये कोई और लड़की है। फिर वो एक स्केच आर्टिस्ट के मदद से रेखा की एक स्केच बनवाते हैं। फिर विवेक सर उस वीडियो में बाकी जो भी साइड आर्टिस्ट थे उन सभी के बारे में पता लगाते हैं, तो उनमें से सिर्फ एक आर्टिस्ट के साथ कांटेक्ट हो पाता है। फिर विवेक सर उससे मिलने जाते हैं और रेखा के बारे में पूछते हैं, तो वो बताती है, सर मैं रेखा को पर्सनली नहीं जानती थी, मैंने उसे उस शूटिंग के दौरान ही पहली बार देखा था, पर मुझे ये अच्छे से याद है इस सॉन्ग के शूटिंग के बाद जिस बस में बैठ के हम सब अपने अपने घर वापस आए थे, रेखा कभी उस बस में चढ़ी ही नहीं थी। फिर हम देखते हैं विवेक सर पूरे डिस्ट्रिक्ट में फ्रांसिस की तलाश भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको याद होगा राजेंद्रन मरने से पहले विंसेंट और फ्रांसिस इन दोनों का नाम लिया था। विवेक सर पर्सनली उन सभी फ्रांसिस से मिलने जाते हैं। उनमें से कुछ फ्रांसिस तो मर चुके थे और कोई अस्पताल में पड़ा था और जो घर पे थे उनमें से कोई भी राजेंद्रन को नहीं जानता था। फिर विवेक सर फिल्म डायरेक्टर कमल से मिलने जाते हैं, जिन्होंने 1985 में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काथोरू कादुरम मूवी में काम किया था। विवेक सर उन्हें रेखा की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछते हैं, तो कमल सर कहते हैं, हाँ ये वही लड़की है जो देवदूतो पाड़ी सॉन्ग के शूटिंग के दौरान अचानक से गायब हो गई थी। इससे ज्यादा मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ विंसेंट के लॉयर को कहीं से रेखा की वो स्केच मिल जाता है। फिर वो उसे विंसेंट को दिखाता है
और इस स्केच को देखने के बाद विंसेंट शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं विंसेंट सर का लॉयर पॉलिटिकल मदद लेके विवेक सर को इस केस से हटा के ट्रैफिक ड्यूटी पे लगा देता है और इस केस को एक करप्ट क्राइम ब्रांच टीम को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर विवेक सर हार नहीं मानते हैं, वो अभी भी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के रेखा की केस पे काम करते रहते हैं। फिर एक दिन कमल सर विवेक को कॉल करके कहते हैं, कल पालासरी नाम का एक रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू लेने आया था। दरअसल वो पहले प्रिंट मीडिया में काम करता था और अब एक यूट्यूब चैनल रन कर रहा है। उसे मैंने जब देवदूतो पाड़ी सॉन्ग दिखा के रेखा के बारे में पूछा तो उसने कहा, अरे इस लड़की की फोटो तो मैंने मेरी मैगजीन में छापा था। फिर विवेक सर समय बर्बाद ना करते हुए तुरंत उस रिपोर्टर से मिलने जाते हैं तो वो बताता है 1985 में पूरे मलयालम इंडस्ट्री में मेरा नाम था। बड़े बड़े सुपरस्टार मेरे साथ अच्छे से बात किया करते थे ताकि मैं उनके खिलाफ कोई गलत चीज छाप ना दूं। तो एक दिन मैं मामूटी का इंटरव्यू लेने गया। मैंने उनसे ये पूछा कि पिछले कुछ सालों से आपके सारे मूवी फ्लॉप जा रहे हैं, तो क्या काथोरू कादुरम मूवी भी बाकी मूवियों के जैसे फ्लॉप हो जाएगा? मेरा ये सवाल उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो बीच इंटरव्यू से उठ के चले गए। तभी उनके वहाँ से जाते वक्त मेरे कैमरामैन ने एक फोटो लिया था जिसे मैंने मैगजीन में छापा था। फिर वो रिपोर्टर विवेक सर को वो फोटो दिखाता है। विवेक सर नोटिस करते हैं इस फोटो में रेखा की बाजू में एक औरत खड़ी थी। फिर विवेक सर इस मैगजीन की एक फोटो ले लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो उस फोटो को उस औरत को भेजते हैं जिससे वो एक बार मिलने भी गए थे, पर वो बताती है कि रेखा की बाजू में जो औरत खड़ी है ये कोई आर्टिस्ट नहीं है। फिर विवेक सर जब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से पता करते हैं तो पता चलता है दरअसल देवदूतो पाड़ी सॉन्ग एक चर्च प्रेमिसेस के अंदर शूट किया गया था और ये औरत कोई एक्टर नहीं, ये सच में एक नन है। फिर विवेक सर उस नन से मिलने जाते हैं और उन्हें वो फोटो दिखा के रेखा के बारे में पूछते हैं तो वो नन रेखा के बारे में जो कुछ भी जानती थी उसे बताना शुरू करती है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल ये वही दिन होता है जिस दिन वो गाना शूट होने वाला था। रेखा यहाँ पे बिल्कुल नई थी। सबसे पहले वो अपने रोल के मुताबिक कपड़े पहन लेती है और फिर वो बैठ के खाना खा ही रही होती है। तभी शूटिंग सेट पे मामूटी आ जाते हैं और सभी लड़कियां खाना को बीच में ही छोड़ के मामूटी की बस एक झलक देखने के लिए उनके तरफ भागते हैं और रेखा भी बहुत एक्साइटमेंट के साथ मामूटी को देखने जा ही रही होती है। तभी उसकी ड्रेस एक जगह पे लग के फट जाती है। ये देख के रेखा टेंशन में आ जाती है। वो तुरंत इनके प्रोडक्शन में जो टेलर है उसके पास जाती है और उसे इस ड्रेस को सिल देने के लिए कहती है, पर क्योंकि टेलर के पास पहले से ही बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा था इसीलिए वो रेखा को मना कर देता है। तो रेखा निराश होकर वहां से बस जा ही रही होती है। तभी वो देखती है सामने तार में बहुत सारे नन के ड्रेसेस सूख रहे होते हैं। तभी वो एक नन से रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं कुछ देर के लिए आपकी ये ड्रेस ले सकती हूँ? दरअसल मेरी ये ड्रेस फट गई है और मेरी शूटिंग भी जल्द ही शुरू होने वाला है। तो वो नन कहते हैं ठीक है, पर तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना होगा। दरअसल मुझे एक बार मामूटी से मिलना है, क्या तुम मुझे मामूटी से मिलवा सकती हो? वैसे तो रेखा जानती थी कि वो ये नहीं कर पाएगी, पर क्योंकि अभी उसे वो ड्रेस चाहिए थी इसीलिए वो नन से प्रॉमिस कर देती है कि हाँ मैं आपको मामूटी से जरूर मिलवाऊंगी। फिर वो ड्रेस लेके रिहर्सल के लिए चली जाती है। दोस्तों अब तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि ये नन वही हैं जो प्रेजेंट में विवेक सर को ये सब बता रही हैं। फिर थोड़ी देर बाद नन रेखा से मिलने जाते हैं ताकि रेखा समय निकाल के एक बार इन्हें मामूटी से मिलवा सके, पर इस बार रेखा नन को सच बता देती है कि वो सिर्फ एक जूनियर आर्टिस्ट है और उसने उन्हें झूठ कहा था। मैं चाहूं भी तो मामूटी के पास नहीं जा सकती हूँ। रेखा से सच सुनने के बाद नन गुस्सा नहीं होते हैं, उल्टा वो उसे कहते हैं तुझे मामूटी से मिलना है ना, चल उनसे मिलने चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर ये दोनों मामूटी जहाँ पे होते हैं उस तरफ जाने लगते हैं। दरअसल उस टाइम मामूटी एक न्यूज रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। दोस्तों ये वही सीन है जो पालासरी ने विवेक सर को बताया था। रेखा और नन जैसे ही वहाँ
वहाँ पे पहुँचते हैं तभी मामूटी रिपोर्टर के सवाल से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगते हैं और तभी रिपोर्टर की कैमरामैन ने एक फोटो क्लिक किया था और ये वही फोटो था जिसे उसने बाद में अपनी मैगजीन में छापा था। तो रेखा मामूटी से बात तो नहीं कर पाती है पर उन्हें इतने पास से देख के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर उसी दिन रात को जब ये लोग उस गाने को शूट कर रहे थे तब अचानक से बारिश होने लगती है जिसके चलते शूटिंग को यहीं पे बंद करना पड़ता है। तो नन रेखा से कहते हैं तुम रात को यहाँ पे इतने सारे लोगों के साथ कैसे रहोगी, आज तुम हमारे यहाँ रुको और कल सुबह होते ही वापस से यहाँ आ जाना। तो रेखा नन के साथ चर्च में रहने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पे और भी कई सारे नन होते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो सबके साथ खाना खाने बैठ जाती है पर वो मीट खाने के लिए मना कर देती है और वेज खाना खाती है पर बाकी सब लोग मीट खाते हैं। फिर नन उसे एक कमरा दिखाते हैं और कहते हैं आज रात तुम यहीं पे सो जाना। दरअसल मदर अभी किसी काम से चर्च से बाहर गई हुई हैं, इसीलिए तुम आज उनके कमरे में सो सकती हो। पर अगले दिन सुबह उन्हें पता चलता है कि रेखा किसी को बिना बताए यहाँ से चली गई है और लोगों के डोनेशन से चर्च को जितने भी पैसे मिले थे वो उन सब को भी अपने साथ ले गई है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर विवेक सर कहते हैं आपके यहाँ से चोरी हो गया और आपने एक पुलिस कंप्लेंट तक नहीं किया। तो नन कहते हैं दरअसल चोरी का अमाउंट लाखों में था, लोग चर्च पर भरोसा करके पैसे डोनेट करते हैं ताकि हम उन पैसों से किसी जरूरतमंद की मदद कर सकें। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी लापरवाही के वजह से चर्च में चोरी हो गई है तो वो आगे से पैसे डोनेट करने से पहले कई बार सोचेंगे और ऐसे में हम जरूरतमंद लोगों के मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने पुलिस को अनऑफिशियली रेखा को ढूंढने के लिए कहा था पर पुलिस उसे ढूंढने में नाकाम रही। फिर विवेक सर कहते हैं उस टाइम आपके साथ इस चर्च में और जो लोग भी थे क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? तो नन कहते हैं उस टाइम यहाँ पे हम सब नन के अलावा 2 पति पत्नी रहते थे जो साफ सफाई का काम करते थे और पुष्पम नाम की एक लड़की भी थी जो यहाँ पे कुक की काम करती थी। दरअसल पुष्पम यहाँ के स्ट्रिक्ट रूल को ज्यादा दिन झेल नहीं पाई और 3 महीने बाद ही काम छोड़ के चली गई और धीरे धीरे बाकी सभी नन भी यहाँ से अलग अलग चर्च में चले गए और अभी कुछ साल पहले ही यहाँ पे जो पति पत्नी काम करते थे वो दोनों भी मर चुके हैं पर उनका एक बेटा है जो पास ही के एक गांव में रहता है। फिर नन विवेक सर को उसका एड्रेस भी देते हैं। फिर हम देखते हैं एक सब इंस्पेक्टर को ये पता चलता है कि मरने से कुछ दिन पहले उसे एक अननोन नंबर से कई बार कॉल आया था। फिर सब इंस्पेक्टर जब इसके बारे में थोड़ा पता करता है तो पता चलता है ये कॉल्स इलंजीथरा नाम की एक गांव से आ रहा था। फिर वो विवेक सर को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। नन ने विवेक सर को जो एड्रेस दिया था वो भी इलंजीथरा का ही था। मतलब शायद राजेंद्रन को कॉल करने वाला बंदा कोई और नहीं, जो 2 पति पत्नी चर्च में रहा करते थे उनका ही बेटा है। फिर विवेक सर तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसके वहां पहुंच जाते हैं और उस टाइम उसके साथ उसका एक दोस्त भी होता है। फिर विवेक सर उन दोनों की अच्छे से कुटाई करते हैं और कुटाई के बाद वो उसे पूछते हैं बता तुम राजेंद्रन को बार बार कॉल क्यों कर रहे थे? जवाब देने से पहले वो यहाँ पे एक सीक्रेट रिवील करता है। दरअसल 1985 में मैंने मेरे पिता को और 3 लोगों के साथ मिलके एक लड़की की लाश को कहीं ले जाते हुए देखा। तब मैं एक छोटा बच्चा था। अगले दिन जब मैंने इसके बारे में अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कल रात मैंने जो कुछ भी देखा वो काथोरू कादुरम मूवी का एक सीन था और मैंने उनकी ये बात पे भरोसा कर लिया। पर जब काथोरू कादुरम मूवी रिलीज हुआ तब मैं उसे इस उम्मीद से देखने गया कि इस मूवी में मेरे पापा भी हैं, पर उस रात मैंने जो देखा था वो वाला सीन तो इस मूवी में था ही नहीं। फिर मैं पापा से जब भी उस टॉपिक के बारे में कुछ पूछता वो उस टॉपिक को इग्नोर कर देते। फिर बड़ा होने के बाद मुझे ये समझ में आया कि उस रात क्या हुआ था, पर मेरे पापा बहुत गुस्सैल आदमी थे। अगर उन्हें मैं ऐसे ही पूछता वो आज भी उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। इसीलिए एक दिन मैंने उन्हें दारू पिलाया और उस रात के बारे में पूछा। तब जाके उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। उन्होंने कहा
उस रात उस काम के लिए उन्हें कुछ पैसे भी मिले थे जो कि अभी खत्म हो चुके हैं। फिर मैंने ये सोचा क्यों ना राजेंद्रन को ब्लैकमेल करके उससे कुछ पैसे निकाले जाए, और फिर हम दोनों एक दो बार राजेंद्रन से कुछ पैसे निकालने में कामयाब भी हो गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ और पैसे निकाल पाते, उसने अपने आप को ही गोली मार लिया। पर उसने मेरे पापा का नाम नहीं लिया था, शायद इसलिए क्योंकि मेरे पापा पहले से ही मर चुके हैं। फिर विवेक सर उसे कहते हैं, क्या तुम ये सब कुछ एसपी सर के सामने कह पाओगे? तो वो एसपी सर के सामने भी ये सब कुछ कहने के लिए राजी हो जाता है। दरअसल दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, विवेक सर को इस केस से हटा दिया गया है, इसीलिए वो अभी इन दोनों को एसपी सर के सामने नहीं ले जा सकते हैं। पहले उन्हें एसपी सर को मनाना पड़ेगा, तब जाके वो इन दोनों की बात सुनेंगे। फिर अगले दिन विवेक सर एसपी को कन्विंस करने के बाद जब वो फिर से उन दोनों से मिलने एलएनजी थारा गांव आते हैं, तब वो देखते हैं किसी ने उन दोनों को जान से मार डाला है। एक को मार के पेड़ पे लटका दिया गया है और दूसरे को मार के नदी किनारे फेंक दिया गया है। और इन दोनों के मर्डर के पीछे कोई और नहीं, विंसेंट ही है। मतलब विंसेंट हमेशा विवेक सर के ऊपर नजर रखा हुआ था। उसे जैसे ही पता चला ये दोनों उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो इन दोनों को रास्ते से हटा देता है। फिर हम देखते हैं विवेक सर ऐसे ही निराश होके घर पे बैठ के कमल सर के पास से लाया हुआ कुछ पुराने फोटोज को देख रहे होते हैं। दरअसल इन फोटोज को काथोरू कादुरम मूवी के शूटिंग के दौरान रैंडमली क्लिक किया गया था, इसीलिए इन फोटोज में उस टाइम शूटिंग देखने आए ऑडियंस भी होते हैं। तभी विवेक सर की नजर एक ऐसे बंदे के ऊपर पड़ता है जिसकी एक आंख खराब था। इस बंदे को देखते ही विवेक सर को ये याद आता है जब वो उनके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फ्रांसिस हैं उन सबके घर पर्सनली गए थे। तभी एक फ्रांसिस के बेटे ने कहा था कि पापा अभी अस्पताल में हैं। और यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि उस बंदे की भी एक आंख खराब था। दरअसल ये हेरेडिटरी प्रॉब्लम है, उसके पापा का एक आंख खराब था, इसलिए उसका भी एक आंख खराब हुआ। फिर अगले दिन विवेक सर फ्रांसिस से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे रेखा की फोटो दिखा के पूछते हैं, बता उस रात क्या हुआ था और रेखा को किसने और क्यों मारा था। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, साल था 1985। पढ़ाई खत्म होने के बाद बकच्चन नाम का एक बंदा बिशप के साथ रहने आ जाता है। दरअसल वो बिशप के सहायक के तौर पे काम करता है और ये बकच्चन कोई और नहीं विंसेंट ही है। तो बिशप जहाँ पे रहते थे उनके घर की साफ सफाई का काम करने के लिए नन पुष्पम को अपने साथ ले जाते थे और इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। दरअसल बकच्चन मजबूरी में यहाँ पे रह के बिशप के लिए काम कर रहा है। जैसे ही उसके पास कुछ पैसे हो जाएंगे वो यहाँ से चला जाएगा और अपना खुद का कुछ काम धंधा शुरू करेगा। तो एक दिन वो ये बात पुष्पम के साथ शेयर करता है, तो पुष्पम कहती है वो इसमें बकच्चन की मदद कर सकती है। दरअसल वो ये जानती है कि मदर डोनेशन के पैसे कहाँ पे रखते हैं, तो ये प्लान बनाते हैं कि एक दिन यहाँ से सारा पैसा लेके ये दोनों भाग जाएंगे। तो सबसे पहले पुष्पम की मदद से बकच्चन अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेता है। तो सब कुछ ऑलमोस्ट रेडी था, इन्हें बस एक सही मौके का इंतजार था। तो एक दिन पुष्पम को पता चलता है कि आज रात नन यहाँ पे किसी रेखा नाम की लड़की को लाने वाले हैं। फिर रात को नन रेखा को अपने साथ यहाँ पे ले आते हैं और इधर पुष्पम मीट करी में नींद की दवाई मिला देती है ताकि जब सब लोग बेहोश हो जाएंगे तब ये अपना काम आराम से कर पाएगी। पर जैसे कि हमने पहले भी देखा था, रेखा मीट करी खाने के लिए मना कर देती है, पर बाकी सब लोग खा लेते हैं, जिसके चलते रेखा को छोड़ के बाकी सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। तो रात को पुष्पम रेखा की कमरे में जाती है और उसका गला घोट के उसे जान से मार डालती है। दरअसल पुष्पम ने रेखा को इसलिए मारा क्योंकि आज ये लोग यहाँ पे चोरी करके पैसों को कहीं पे छुपा देंगे और चोरी का पूरा शक रेखा के ऊपर जाएगा और ये मामला ठंडा होने तक ये दोनों यहीं पे रुकेंगे ताकि इनके ऊपर किसी का शक ना हो।
फिर जब ये मामला ठंडा हो जाएगा ये दोनों ये जगह छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। और हाँ, इस काम के लिए यहाँ पे साफ सफाई का काम करने के लिए जो महिला है उसका पति भी इन दोनों का साथ देता है। फिर ये रेखा की लाश को बस ठिकाने लगाने के लिए ले जाने वाले ही होते हैं, तभी वहाँ पे राजेंद्रन और फ्रांसिस आ जाते हैं। दरअसल उन्हें कहीं से ये पता चल गया था कि बकच्चन ने यहाँ का डुप्लीकेट चाबी बनवाया है और आज सुबह उन्होंने मदर को भी किसी काम से बाहर जाते हुए देखा और उन्हें यह पता चला कि मदर कल सुबह लौटेंगे। इसीलिए इन्हें लगा जरूर बकच्चन आज रात कुछ ना कुछ चुराने वाला है। उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए राजेंद्रन और फ्रांसिस चर्च पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पे उन्होंने जो देखा उनका होश ही उड़ गया। फिर ये दोनों तुरंत यहाँ से जाना चाहते हैं तो बकच्चन उन्हें रोक लेता है और कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो इसलिए तुम भी इस मर्डर केस में शामिल हो चुके हो। अगर तुमने पुलिस को इसके बारे में कुछ भी बताया तो मैं कहूँगा तुम दोनों भी हमारे साथ इस जुर्म में शामिल हो। चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मुझे इस लाश को ठिकाने लगाने में मदद करो जिसके बदले तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो अंत में राजेंद्रन और फ्रांसिस भी बकच्चन की बात पे राजी हो जाते हैं और ये चारों मिलके लाश को ठिकाने लगाने ले जाते हैं। फिर जंगल में एक गड्ढा खोद के रेखा को जब दफना रहे होते हैं तभी फ्रांसिस देखता है कि रेखा के पैर हिल रहे हैं, मतलब वो अभी भी जिंदा है। फिर वो ये बात बकच्चन को बताता है तो बकच्चन कहता है कोई बात नहीं, तुम उसे दफना दो, वो थोड़ी देर बाद अपने आप मर जाएगी। फिर हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। फ्रांसिस विवेक को कहता है उस दिन के बाद हम चारों एक दूसरे से कभी नहीं मिले हैं। अभी कुछ दिन पहले जब मैं राजेंद्रन का सुसाइड वीडियो देखा तब जाके मुझे ये पता चला कि ये विंसेंट कोई और नहीं बकच्चन है। फिर विवेक सर यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं विंसेंट अस्पताल में होता है क्योंकि उसकी पत्नी सीरियस कंडीशन में अस्पताल में एडमिट हुई होती है। तो विवेक सर उसकी पत्नी के लिए फूल भेजते हैं जहाँ पे उन्होंने लिखा कि गेट वेल सून पुष्पम। ये देख के विंसेंट की पत्नी बहुत डर जाती है। दरअसल विंसेंट की पत्नी कोई और नहीं पुष्पम ही है, पर अभी उसका नाम पुष्पम नहीं एलिस है। फिर एलिस विंसेंट से कहती है इससे पहले कि ये बात पूरी दुनिया के सामने आ जाए तुम्हें उस पुलिस वाले को जान से मारना होगा। तो उसी दिन विवेक सर को जान से मारने की कोशिश की जाती है पर वो इस हादसे से जिंदा बच जाते हैं। फिर पुलिस विंसेंट के बेटे को उसके मम्मी पापा के बारे में सब कुछ बता देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एलिस को ये पता चल जाता है कि वो पुलिस वाला जिंदा बच गया है। इसका मतलब अब इन दोनों का सच सबके सामने आ ही जाएगा। तो एलिस डरते हुए विंसेंट से कहती है इसका मतलब पुलिस मुझे इस हालत में यहाँ से ले जाएगी और मुझे जेल में रखेगी। मैं जेल जाना नहीं चाहती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तो विंसेंट कहता है तुम टेंशन मत लो, मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं ले जा सकता। फिर विंसेंट अपनी पत्नी को इन सब से बचाने के लिए उसे मुक्ति देने का सोचता है और खुद ही उसकी गला दबा के उसे जान से मार डालता है। फिर हम देखते हैं पुलिस विंसेंट को अरेस्ट करके ले जाती है पर अभी तक पुलिस को ये पता ही नहीं चला है कि रेखा कौन थी, मतलब वो कहाँ से थी, उसकी माँ कौन थे, उसके पापा कौन थे, वो कहाँ की रहने वाली थी। फिर विवेक सर उनकी गर्लफ्रेंड की मदद लेते हैं जो कि एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करती है। फिर उनकी गर्लफ्रेंड रेखा की फोटो पेपर के फ्रंट पेज में छापती है और कहती है अगर किसी को इसके बारे में कुछ भी पता है तो आप कॉल करके बता सकते हैं। फिर अगले दिन मलयालम इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर जगदीश विवेक सर की गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं और कहते हैं उन्हें रेखा के बारे में इन्हें कुछ बताना है। तो फिर ये दोनों तुरंत एक्टर जगदीश से मिलने जाते हैं। फिर वो बताते हैं जब उनकी पहली मूवी रिलीज हुई थी तब उनकी एक फैन ने उन्हें एक लेटर लिखा था और ये उनके साथ पहली बार हुआ था जब किसी फैन ने उन्हें कोई लेटर लिखा हो और उस लेटर को कोई और नहीं रेखा नाम की किसी लड़की ने भेजा था। और क्योंकि ये मेरी जिंदगी की फैन की तरफ से पहली लेटर थी तो मैंने भी उसका रिप्लाई किया और फिर बीच बीच में वो मुझे चिट्ठी लिखा करती थी
दरअसल वो भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी और 1985 के बाद उसने मुझे चिट्ठी भेजना बंद कर दिया। और क्योंकि ये मेरी जिंदगी की फैन की तरफ से पहली लेटर थी, इसीलिए उसका एड्रेस मुझे अभी भी याद है। फिर जगदीश वो एड्रेस विवेक सर को बता देते हैं। दरअसल रेखा तमिलनाडु के कन्याकुमारी की रहने वाली थी। फिर विवेक सर जब उस एड्रेस में पहुंचते हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकात रेखा की छोटी बहन से होती है। तो वो विवेक सर को बताती है कि दीदी को हमेशा से एक्ट्रेस बनना था और वो मामूटी की बहुत बड़ी फैन थी। पर एक दिन एक्टर जगदीश ने जो चिट्ठी दीदी के लिए भेजा था वो पापा के हाथ लग गया। फिर पापा ने दीदी को बहुत डांटा था और वो उसी रात घर छोड़ के कहीं चली गई और आज तक वापस नहीं लौटी है। फिर विवेक सर रेखा की छोटी बहन को रेखा के बारे में सब कुछ बता देते हैं और रेखा की पायल को भी उन्हें दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं रेखा के कंकाल को कन्याकुमारी में लाके दफना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।